क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें चैप्टर नंबर 13 है, महासागर के जल। इसमें जो है महासागर की लवणता के बारे में, जल चक्र के बारे में और जो है समुद्रों के तापमान के बारे में बताया गया है और महासागरों के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है। इसको डिटेल में देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और ज्योग्राफी के मूल सिद्धांत हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये जियोग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी का 13वां चैप्टर है, महासागरीय जल। महासागरीय जल के बारे में बताया जा रहा है कि महासागरीय जल कैसे जो है जीवन को प्रभावित करता है और इसका जो है कैसे जो है कौन कौन से इसमें लवण पाए जाते हैं, क्या पूरे बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पहले लिखा है इंट्रोडक्शन में, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जब पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों को अस्तित्व ही नहीं होता। मतलब कि जो हम लोगों का अस्तित्व हो वो बिल्कुल होता ही नहीं अगर हमारे जो है इस ग्रह पर जल ना होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। मतलब पूरे सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही है जिस पर जो है जल मौजूद है। जल जो है याद रखना, ये कहाँ पर है, तो ये केवल सौरमंडल के जो है कहाँ पर, केवल पृथ्वी पर है। ऐसे दुर्लभ जो है एक पदार्थ माना गया है। सूर्य अथवा सौरमंडल में जो है अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं जल? क्योंकि हमारे यहाँ जल जो है पूरे पृथ्वी पर 71% है। इसीलिए ऊपर से अगर पृथ्वी को देखेंगे हम अंतरिक्ष से तो बिल्कुल वो नीला दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा है जल चक्र क्या होता है। जल चक्र को इसको पढ़ने से पहले हम आपको जो है एक जल चक्र का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले इसको आप देखिए, पूरा देख लीजिए तो आपको जल चक्र के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा कि जल चक्र होता क्या है। ठीक है, और फिर हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्विक आईएएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है? अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं जल चक्र क्या है। वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जल चक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जल चक्र के प्रभाव। जल चक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी।
जल चक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जल चक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जल चक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जल चक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिख के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो जलीय चक्र किसे कहते हैं आपको पूरा अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जल एक चक्रीय संसाधन है। और आपको पता होगा कि वीडियो में जैसा बताया गया कि जल जो है गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में और ठोस तीनों अवस्था में बदल सकता है और कहीं न कहीं ये जल चक्र को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। तो लिखा है जल एक चक्रीय संसाधन है, इसका प्रयोग और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। अभी आपको मैं समझाता हूं। जैसे महासागर से वाष्पीकरण द्वारा बादल बनता है तो धरातल पर वर्षा होती है और धरातल से नदियों द्वारा फिर महासागर में जल आकर के नीचे पहुंच जाता है, फिर महासागर में ही विलीन हो जाता है। तो लिखा है कि जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की जो है व्याख्या करता है। कौन? जलीय चक्र। जैसा कि वीडियो में आपने देखा है जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर है। ठीक है, तो पूरा जीवन जितना है वो सब कहीं न कहीं जल पर ही निर्भर है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो वायु और जल यही दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पूरे पृथ्वी पर जीवन के लिए। याद रखना, अगर कहा जाए वायु और जल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो वायु है, क्योंकि सांस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड आदमी ले सकता है, 20 सेकंड नहीं ले सकता है, उसके बाद आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन जल अगर 1 दिन 2 दिन नहीं मिलता है तब भी आदमी रह सकता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। असमान का मतलब यह हो गया कि कहीं पर जल ज्यादा है तो कहीं पर जल कम है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है जबकि बहुत से क्षेत्रों में जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में, जैसे गैस में, तरल में और ठोस में जल का परिसंचरण है। ठीक है, मतलब आपको मैंने पहले बताया, आपने वीडियो में भी देखा है कि जो जल चक्र होता है उसमें गैस, तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में जलीय चक्र काम करता है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अंध स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी होता है। ठीक है, तो जो जल चक्र होता है इन्हीं माध्यमों से वो गुजरता रहता है और इसी को यहाँ पर एक जो है मैप के माध्यम से समझाया गया है, चित्र के माध्यम से, कि जल चक्र क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी जब महासागर पर पड़ती है तो महासागर क्या है? जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होगा तो हवाएं जब ऊपर उठेंगी, वाष्पीकरण द्वारा जल जो है गैसीय अवस्था में बदल जाएगा तो ऊपर जाकर के वो बादल बन जाएगा और बादल बनेगा तो उससे संघनन होगा। तो संघनन होने से क्या होता है? इससे वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद यही जल नदियों के द्वारा पुनः सागर में पहुंच जाता है। तो ये एक चक्र जो है चलता रहता है, जैसा कि वीडियो में वहां पर भी आपको बताया गया होगा कि जो है जल 3 अवस्था, मतलब कैसे कैसे अवस्थाओं से गुजरते हुए ये पहुंचता है। तो 3 अवस्थाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका तापमान, दूसरा है वाष्पीकरण, बादल का बनना और फिर वर्षा के रूप में पुनः आप कहाँ पे आना? महासागरों में मिल जाना। तो जल का ये जो है जो वितरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल चक्र किसे कहते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी पर जल वितरण कितना है। तो पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है तो आप इसको देखिएगा, या जो यहाँ ये बातें दी गई हैं यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो महासागरों में सबसे ज्यादा जल है, कितना है? तो 97.25% जल है, महासागरों में जल है। लेकिन महासागरों का जल पीने योग्य बिल्कुल नहीं है क्योंकि वह खारा जल है। हिमानियों और हिमटोपी, जो हिमानी है आपका, जो ग्लेशियर है उस पर कितना है? तो 2.05% जल कहाँ है? आपका हिमानियों और ग्लेशियर पर है। भूमिगत जल ग्राउंड वाटर में कितना है? 0.68% है। झीलों में जल कितना है? तो
0.001% है। मृदा में नमी कितनी है तो 0.005% है। वायुमंडल में जल कितना है तो 0.001% है। नदी और नाले में जल कितना है तो ये बहता जल है तो ये बहुत कम होगा क्योंकि सारा महासागर में चला जाता है तो 0.0001% है। और जैवमंडल में जल कितना है 0.00004% है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जल कहाँ पर है तो ये महासागरों में, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। तो जो बाकी जल बचा है आपका कितना, लगभग 3%, मतलब 2.75% जो जल बचा है वो ये जल है। और इसी जल को हमें संरक्षित करने की जरूरत है और यही पीने योग्य जल होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाई है कि महासागरीय जल को हम पीने योग्य अच्छे से बना सकें। विकास तो हो चुका है टेक्नोलॉजी का, लेकिन अभी वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको, अब इस पूरे विवरण को हमें याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमसे ये गलत ना होने पाए कि पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपका जल चक्र के संगठक और प्रक्रियाएं। जल संग मतलब जो जल का चक्र होता है उसमें क्या क्या बताया गया। तो महासागरों में जो संग्रहित जल है वो उसका वाष्पीकरण होता है, प्रक्रियाएं वाष्पोत्सर्जन होता है और उद्पाटन होता है। तीनों के माध्यम से जल का क्या होता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। वायुमंडल में जब जल जाता है तो संघनन और वर्षण के द्वारा हिम और बर्फ पे पानी का जो संग्रह होता है वो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहता है। धरातलीय जल प्रवाह क्या होता है, जलधारा के रूप में ताजा और जल संग्रहण और जल रिसाव हो जाता है। और भौम जल संग्रह क्या होता है, भौम जल का विसर्जन और झरने होते हैं। तो मतलब ये जो जल चक्र है ये इसकी प्रक्रिया को बताया गया यहाँ पर, और आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो डिटेल में आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आगे लिखा है यहाँ पे 13.1 में पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण को दर्शाती है। जो मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपियों, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। मतलब कि 71% जो जल कहाँ है वो आपका महासागरों में है, लेकिन बाकी जो है कहाँ पर है ये बता दिया गया है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो महासागरों से जल ज्यादा वाष्पीकरण भी होता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप में ले लेता है। तो मतलब है कि जो हिमानी है वहां पे कुछ जमा हो जाता है और कुछ जो है गल करके नदी में चला आता है। लिखा है आगे, उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, मतलब कि एक सीमित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो नदी में तो जल का पानी क्या है, उसकी मात्रा तो निश्चित है, लेकिन मांग तेज हो गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जल संकट तो खड़ा होगा ही। तो लिखा है इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक और कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि नदी का जो जल होता है वो भी जो है पीने योग्य बनाया जा है, वो भी है, लेकिन वो प्रदूषित हो चुका है, तो इसलिए उसको पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यही जल संकट का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। आगे लिखा है, आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं अपने स्तर से, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। आगे लिखा है, महासागरीय अंध जो है स्थल का उच्चावच, जो महासागर है उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो कहीं पर एक सपाट मैदान नहीं है, उसके अंदर भी पर्वत है, पहाड़ियां हैं, वो सब चीजें पाई जाती हैं। तो महासागर के अंदर का जो उच्चावच मतलब होता है ऊंचे और नीचे क्षेत्र होते हैं। तो महासागरों के अंदर भी पर्वत पठार सब पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। लिखा है कि महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति और उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। मतलब यह है कि महाद्वीपों का तो सीमा बनाया जा सकता है कि ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, लेकिन महाद्वीपों की सीमा को बना पाना आसान नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में सब सारे महासागर मिले हुए हैं। ठीक है, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो टोटल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं, तो उनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इन महासागरों से जुड़े हुए कई क्या हैं, तो अनेक समुद्र या सागर जुड़े हैं।
कई खाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, गल्फ जुड़े हुए हैं और अन्य जो है नेबिसिकाएं और इन 5 महासागरों के भाग हैं। तो इसका मतलब है कि महासागरों में ही खाड़ियाँ और सागर या समुद्र भी जुड़े हुए हैं। तो पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। आगे लिखा है महासागरीय अंतस्तल का प्रमुख भाग जो है क्या है, तो समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। याद रखना, मान लो ये समुद्र है तो समुद्र का जो ऊपर वाला भाग है उसको तल कहते हैं और नीचे वाले भाग को नितल कहते हैं। तो नीचे भाग सपाट नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है, मतलब उच्चा बच है। इसी को हमें पढ़ना है, आगे इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय जो तल होता है जिसे हम अंतस्तल कहते हैं, भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। मतलब कि तली एक समान नहीं है, उसी को बताया गया है। आगे लिख रहा है कि महासागरों के तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे गहरे गर्त हैं जिसे मैरियाना गर्त कहते हैं, सबसे बड़े मैदान यहाँ पाए जाते हैं होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो महासागरों के अंदर भी जो है पर्वत पाए जाते हैं, कई गर्त मतलब पाए जाते हैं, गहरे क्षेत्र पाए जाते हैं और मैदान भी पाए जाते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी जो है विवर्तन की मतलब प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी और निक्षेपण की प्रक्रियाओं से बनते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण, निक्षेपण के कारण और प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही महासागरों में जो है उच्चा बच पाए जाते हैं, जमीन ऊबड़ खाबड़ पाई जाती है। ठीक है, अब क्या क्या पाया जाता है महासागरों के अंदर, तो सबसे पहला है आपका महासागरीय जो अंततल है उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो उसमें हमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला लिखा है आगे कि महासागरीय अंतस्तल को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। पहला महाद्वीपीय सेल्फ, इसे महाद्वीपीय सेल्फ का मतलब महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये महाद्वीपों के हिस्से होते हैं लेकिन महासागरों में डूबे होते हैं। महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, फिर है गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर अर्थात गर्त होते हैं। इसको हम एक पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं और फिर इसको आपको आसान हो जाएगा। जैसे ये महाद्वीप है और फिर अचानक महासागर यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, तो ये महासागर का जल है, ये आपका सी लेवल हो गया। तो ये आपका जहां से ये महाद्वीपों का जो भाग है जो महासागर में डूबा होता है इसी को हम सेल्फ कहते हैं या मग्न तट कहते हैं। तो ये आपका मग्न तट हो गया। अचानक ढाल शुरू हो जाता है तो ये ढाल हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में गहरे मैदान होते हैं और यहाँ कई गर्त होते हैं, मतलब यहाँ पे कई खाइयां होती हैं, गर्त होते हैं। तो ये मैदान हो गया, ये आपका गर्त हो गया, ये आपका ढाल हो गया, ये आपका सेल्फ हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, उसी को हमें आगे वहां पर पढ़ना है। तो महासागरीय जो है ये महाद्वीपीय सेल्फ क्या होता है, तो महाद्वीपीय सेल्फ को ही महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ये महाद्वीपों का हिस्सा होता है, महासागरों में डूबा होता है लेकिन बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है और यहीं पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं और ये मछली उत्पादन का केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि बहुत गहरा क्षेत्र नहीं होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये महासागरों में होता है लेकिन महाद्वीपों का हिस्सा होता है जो महासागरों में डूबा होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। ठीक है, यह महासागरों का सबसे उथला भाग होता है, मतलब सबसे ज्यादा कम गहरा भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता मतलब ढाल जो होती है, गहराई जो होती है 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां जहां से ढाल शुरू हो जाती है वहां ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिसे जो है सेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय सेल्फ की चौड़ाई जो है एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि कहीं कहीं पर महाद्वीपीय जो सेल्फ होता है ज्यादा चौड़े होते हैं तो कहीं पर कम चौड़े होते हैं। महाद्वीपीय सेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर के चौड़े महाद्वीपीय सेल्फ पाए जाते हैं। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते हैं अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, मतलब कहीं पर पतले होते हैं तो कहीं पर ज्यादा मोटे मतलब चौड़े होते हैं। जैसे कि चिली के तट और सुमात्रा के तटीय पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो चिली का तट आप देखेंगे, आप इस मैप में देखिएगा तो चिली के तट के पास महाद्वीपीय जो मग्न तट है यह बहुत कम है। ठीक है, उसी तरह सुमात्रा में भी है। इसके विपरीत जो है आर्कटिक महासागर में साइबेरिया सेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है। आप इस साइबेरिया का क्षेत्र देखिए, तो मैप देखिए ध्यान से, तो साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक महासागर में देखिए वहां पर मग्न तट बहुत लंबा चौड़ा है,
मतलब बहुत बड़ा, इसलिए वहाँ पेट्रोलियम ज़्यादा पैदा होता है, मतलब उत्पादन होता है। आगे लिखा है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है, कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर तक गहरी होती है, तो कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी भी पाई जाती है। ठीक है। आगे लिखा है महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। यह अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों द्वारा, मतलब यह नदियां आकर के क्या करती हैं, जमा कर देती हैं हिम नदियों द्वारा। आगे मैं समझाता हूं मैं अभी करके। हिम नदियों द्वारा, पवन द्वारा लाए गए जाते हैं, इन और तरंगों और धाराओं द्वारा वितरित होते किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल जो है तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम, कोयला को कहते हैं और प्राकृतिक गैस को कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये बात याद रखना। इसी को हम मग्न तट भी कहते हैं। तो भारत में मग्न तट में सबसे अधिक पेट्रोलियम होता है, जैसे आपका बॉम्बे हाई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बात को अच्छे से याद रखना है। अब इसी बात को हम मैप के थ्रू देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये या पूरा महासागर का ये सी लेवल है। अब ये देखिए महासागर में ही डूबा हुआ है महाद्वीप का हिस्सा, ये डूबा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। और जो ये ढाल है इसी को हम महासागरीय जो है क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। अब ये देखिए जो ढाल है, यहाँ पर जो आप देखिए मैदान है, ये जो है उभार क्षेत्र है, ये आपका किनारा है, ये अब आपका महासागरीय गर्त है, जो यहाँ गर्त बन गया है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। इसके अलावा महासागरों के अंदर जो है गंभीर प्रमुख खाइयां पाई जाती हैं। आप ये खाई देख सकते हैं, कहीं पर पहाड़ियां पाई जाती है, तो कहीं पर मैदान पाए जाते हैं महासागरों के अंदर। ठीक है, और कहीं पे वहां पे द्वीप पाए जाते हैं, कहीं पे समुद्री टीला पाया जाता है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, महासागरों के अंदर पाए जाते हैं। इसी चीज को वहां पर बताया गया है। इसके अलावा यहीं पर जो है और बहुत सारे रिफ्ट घाटी पाई जाती है। यहाँ पर कटक पाए जाते हैं, और कटक को ही महासागरों के अंदर कटक कहते हैं, जिसे हम महाद्वीपों पर पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, महासागरों के नीचे पाए जाते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल को पहले एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं। तो अब ये मैप देखिए, ये महाद्वीपीय ढाल है, जो ये आपको दिख रहा है, ये महाद्वीपीय ढाल है। ये आप देखिए ढाल बहुत तीव्र गति से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे ये बात बताई गई है, यही बात एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो लिखा है महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ते हैं। तो ये महासागरीय बेसिन हो गया और ये शेल्फ हो गया, दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो ये आपका ढाल जोड़ रहा है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया, मैंने आपको ये मैप के माध्यम से समझा दिया है। आगे लिखा है इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ जो है जो आपका तली है, ये जो मग्न जो तट है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, वहीं से ढाल शुरू हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता मतलब जो गहराई है वो 2 से 5 डिग्री के बीच होती है, 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है। कहीं सी गहराई ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन, गंभीर खड्ड और खाइयां पाई जाती हैं। तो ये जो गर्त यहाँ दिख रहा है, ये जो है इसको क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। तो ये गहरे क्षेत्र हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो एक लंबी खाई बन जाती है, जिसे हम कैनियन कहते हैं। फिर है गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान का मतलब यह हो गया कि जो मैदान समुद्र में महासागरों के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखा है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर पाए जाते हैं। तो लिखा है गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे निचले और सबसे सपाट भाग होते हैं। इनकी गहराई 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। यह मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृतिका और गाज से ढके होते हैं। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यहाँ पर जमा हो जाते हैं। फिर है आपका महासागरीय गर्त। क्या होता है, तो महासागरीय गर्त पहले आप एक बार देख लीजिएगा। ये महासागरीय गर्त है। महासागरीय गर्त जो है बहुत ज्यादा गहरे वाले भाग होते हैं, जहाँ पे प्लेटों की सीमाएं होती हैं। तो लिखा हुआ है ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ठीक है, ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर ये महासागरीय तली की अपेक्षा से 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार और द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। मतलब जहाँ पर आपका वो होता है, क्या कहते हैं, प्लेटें होती हैं, और सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक लगभग 57 जो है
57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। तो पूछा जाएगा सबसे अधिक महासागरीय गर्त किस महासागर में पाया जाता है, तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, 32 पाए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, तो 57 गर्त अभी तक हमारे पूरे पृथ्वी पर पाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ है उच्चावच की लघु आकृतियां। कुछ लघु आकृतियां कौन कौन सी है मैंने आपको जो बताया है। तो ऊपर बताए गए महासागरीय स्थल के प्रमुख उच्चावच के अतिरिक्त कुछ जो है लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रचुरता से पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मध्य महासागरीय कटक। तो कटक क्या होते हैं, जैसे हमारे दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें दूर भागती हैं, दो प्लेटें दूर भागती है तो नीचे से मैग्मा निकल करके और आकर के जमा होने लगता है, तो इससे एक पठार बन जाता है। इसी को महासागरों के अंदर क्या कहते हैं, तो कटक कहते हैं, ठीक है। तो कटक क्या होते हैं, तो लिखा है यह मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, ठीक है। ये 2 श्रृंखलाएं होती हैं उसी से बना होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जो एक विशाल जो है अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं की शिखर की जो ऊंचाई होती है वो 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह पर भी पहुंच सकती हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, आइसलैंड। आइसलैंड क्या है, एक कटक पे बना हुआ है। आप आइसलैंड का मैप देखिए ध्यान से, तो आइसलैंड बिल्कुल जो है ये आपका अटलांटिक महासागर के उत्तर में है और ये बिल्कुल जो है क्या है कि ये कटकों पे निर्मित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। तो आइसलैंड जो है एक देश है, यूरोप का देश है, और ये जो है 2 प्लेटों की सीमा पर स्थित है, जिसको यहाँ पर आपको मैप पे दिखाया गया है, तब इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद है समुद्री टीला। जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के टीले बन जाते हैं उन्हीं को हम टीला कहते हैं, और यही टीला जब ऊपर आ जाते हैं तो इन्हें हम द्वीप कहते हैं। जैसे आपको मान लिया इस समुद्र का तल है और ये नितल है, तो शुरू में टीले ऐसे बनते हैं, लेकिन जब ये ज्वालामुखी आते हैं, ऊंचा होते जाते हैं, तो सी लेवल की जब ये ऊपर आ जाते हैं तो इन्हीं को हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे जापान, फिलीपींस, आपका जो है अंडमान निकोबार। लिखा है यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो समुद्री जो है तली के ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों के जो है सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले महाद्वीपों ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मैंने अभी बताया। ये 3000 से लेकर 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्फेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो हवाई द्वीप कहाँ है, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका प्रशांत महासागर के बीच में है। आप इस मैप पे देख सकते हैं। और याद रखना हवाई द्वीप पर कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत भी है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन क्या होते हैं, तो लिखा है यह गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं ये कैनियन कैसे बने हुए हैं। कई बार यह बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विशिष्ट होकर के महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। और हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका अमेरिका में है, हडसन कैनियन है। और याद रखना जैसे आप ये मैप देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये ढाल है, तो ढाल पे जो नदियाँ गिरती है तो ये इतनी दूर में चट्टान को काट देती हैं, तो इसी से कैनियन बनता है। ये पूरी मिट्टी कट जाती है तो यह गहरी जो है गर्त बन जाता है, जिसे हम कैनियन कहते हैं, जैसा मैप पे यहाँ पर दिखाया भी गया है। आगे लिखा है निमग्न द्वीप क्या होते हैं, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। ये चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अनेक अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निमग्न द्वीप स्थित हैं जो समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं, ये पाए जाते हैं। वहां पर जो ऊपर आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम जो है द्वीप कह देते हैं। परवाल द्वीप भी पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर परवाल द्वीप पाए जाते हैं। परवाल द्वीप का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा लक्षद्वीप है, इसके अलावा मालदीव है, ठीक है। ये सब जो है परवाल से बने हैं। और परवाल जीव किसे कहते हैं, तो आप मैप पे देख सकते हैं ये सब परवाल जीव होते हैं और इन्हीं से जो है कई द्वीपों का निर्माण होता है। तो लिखा है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले परवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं जो गहरे अवगमन के चारों ओर घिरे होते हैं। यह समुद्र अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ, खारे और बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। तो याद रखना परवाल जीव वहीं पर पाए जाते हैं। तो परवाल जीव भी समुद्रों में पाए जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है महासागरीय जल का तापमान। तो महासागरीय जल का तापमान की अगर हम बात करें
तो इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक और ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की सतह मतलब भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं और स्थल की तुलना में जल के तापन और शीतलन की प्रक्रिया द्वारा धीमी होती है। तो सौर ऊर्जा के द्वारा ही समुद्र भी गर्म होते हैं, लेकिन समुद्र जो होता है पानी हमेशा हिलता रहता है, इसलिए समुद्र जो है देर से गर्म होते हैं और देर से क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। तो लिखा है महासागरीय मतलब तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो महासागरीय जल है उसके तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो तापमान अगर देखा जाए, महासागरों का देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं जो तापमान को प्रभावित करती हैं। पहला है अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। आप इस मैप के माध्यम से समझिए। जैसे ये मैप है तो विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है और ध्रुवों पर कम पड़ती है। तो याद रखना, समुद्र का जल ज्यादा गर्म कहाँ होगा, तो विषुवत रेखा ज्यादा गर्म होगा और दोनों पोल पर गर्म कम होगा। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे वैसे समुद्र का तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। दूसरा, जल मतलब स्थल और जल का असमान वितरण। याद रखना, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे याद रखना जल का क्षेत्र कम है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल जो है कम है। तो यहाँ लिखा है जो है उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मतलब यह है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे महाद्वीप अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक है। तो उसकी अपेक्षा क्या होता है, कहीं पर तापमान ज्यादा हो जाता है तो कहीं पर तापमान कम हो जाता है। फिर है सनातन पौने। सनातन पौने मतलब क्या हो गया, जो पौने चलती हैं जैसे व्यापारिक पौने हो गया या पछुआ पौने हो गया, ये भी जो है सागर के जल को गर्म करती हैं और ठंडा भी करती हैं। तो लिखा है स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाले पौने महासागरों के सतही जल को तट से दूर ढकेल देती हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नीचे का जल जो है ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये जल है सागर का, जब जलधाराएं चलती हैं तो जलधाराएं क्या करती हैं, जैसे जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो जल को ढकेलती हैं। ठीक है, जैसे जलधारा चलती है तो ये जलधारा जब आगे बढ़ेगी तो पानी यहाँ चला गया तो नीचे का जो ठंडा पानी है ऊपर आ जाएगा। तो जब ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा तो ये जो है तापमान को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। तो यहाँ पर गर्म पानी यहाँ पे ठंडा पानी हो गया, तो तापमान को प्रभावित किया कि नहीं किया। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो लिख रहा है कि परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितलीय पवने गर्म हो जल को तट पर जमा कर देती हैं, इससे तापमान बढ़ जाता है। तो कहीं तापमान बढ़ गया तो कहीं तापमान घट जाता है। फिर महासागरीय धाराएं, जो महासागरीय धाराएं चलती हैं ये भी महासागरीय जल को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो लिखा है गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी जो धाराएं होती हैं ये गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती हैं। तो कहीं पे जल धाराओं के कारण तापमान ज्यादा हो जाता है तो कहीं पे तापमान कम हो जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, आप इस मैप पे देखिए तो हम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम बह रही है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान को बढ़ा देती है, इसीलिए यूरोप में अधिक वर्षा होती है। जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। तो दोनों आप देख सकते हैं, ऊपर वाले मैप पे आप देखिए तो आप यहाँ गल्फ स्ट्रीम को देख रहे हैं और नीचे वाले पे लेब्राडोर देख रहे हैं। तो एक लेब्राडोर ठंडी है तो ठंडे तापमान को कर देगी और गल्फ स्ट्रीम गर्म है तो गर्म कर देगी। तो कहीं पे तापमान ज्यादा है तो कहीं पे तापमान कम हो जाएगा। आगे लिखा है ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानीय रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांश किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के क्षेत्र को निम्न अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। खुले समुद्र का, और जो ये लिखा है परिवेष्टित लिखा है, ये बंद समुद्र होते हैं। ठीक है, जबकि उच्च अक्षांशों की बात करें तो उच्च अक्षांश ये है का क्षेत्र है। तो उच्च अक्षांशों में स्थित जो है बंद जो है समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आईएएस में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत और क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से क्षैतिज। तो
तापमान अगर महासागरों की बात करें तो आप पहले समझ लीजिएगा, अगर महासागर ये हैं तो महासागर में अगर तापमान इस तरह को देखेंगे तो क्षैतिज हो गया, और गहराई की ओर जाएंगे तो लंबवत हो गया। तो तापमान का वितरण महासागरों में कैसे होता है उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है कि महासागरीय जल की तापीय गहराई का जो पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता जाता है। क्यों घटता जाता है तो याद रखना, जैसे जैसे ये मान लीजिए तापमान की लाइन है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये जैसे ये आपको जो है 24 सेंटीग्रेड तापमान है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 है। और ये याद रखना, जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे उससे तापमान में तेजी से कमी आती है। कमी क्यों आती है? क्योंकि सूर्य रोशनी यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो सूर्य रोशनी यहाँ पहुँच ही नहीं पाती है तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि पूरे पृथ्वी पर जब हम महासागरों के अंदर जाते हैं तो तापमान में हमेशा कमी होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, इसी चीज को कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो लिखा है पार्श्वचित्र महासागर के सतही जल और गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। ये आपका हो गया। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है और कई 100 मीटर जो है नीचे तक जाती है। ठीक है, वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। तो थर्मोक्लाइन क्षेत्र किसे कहते हैं? ये देखिए, आपका इस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ तापमान तेजी से नीचे की ओर घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता क्षेत्र कहते हैं। आगे लिखा है जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 90% जल कहाँ पाया जा रहा है। इतना बड़ा जो क्षेत्र है इसमें आप देख सकते हैं तो 90% जल इतना है जो थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जा रहा है, जबकि बाकी 10% जल ये पाया जा रहा है। इसी चीज को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है जो है, यहाँ लिखा है नीचे पाया जाता है इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री मतलब सेल्सियस पहुंच जाता है। तो नीचे तापमान बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वहां सूर्य रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना में सतह से काफी तली की ओर नीचे परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पहली परत जो है गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री से और जो है 25 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, होता है। आगे लिखा है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो आपका जो कर्क रेखा मकर रेखा का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहा जाता है पहली परत के नीचे स्थित होती है, जिसे गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है और यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तो इसी चीज को यहाँ पर जो आपको समझाया गया है, देख सकते हैं 500 से 1000 मीटर हो गया। यहाँ तापमान तेजी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे लिखा है तीसरी लाइन कहाँ पे है? तो तीसरी लाइन कहाँ पे है आप ये देख सकते हैं, यहाँ है तीसरी लाइन हो गया। तो लिखा है तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक और अटलांटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री से निकट होता है और इसीलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह की गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। मतलब ये कहने मतलब है कि जो आपका आर्कटिक महासागर है नॉर्थ पोल और अटलांटिक महासागर जो क्षेत्र है जो साउथ पोल का क्षेत्र है, वहाँ ऊपर हो चाहे नीचे हो हर जगह जल क्या होता है? ठंडा ही रहता है। तो वहाँ ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब क्या कह रहा है आगे? अब विषुववृत्त की अगर बात करें तो लिखा है महासागरों के सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 सेंटीग्रेड होता है। ये आपको याद रखना है कि महासागरों के जल का सतह का तापमान कितना होता है, तो ये फिक्स है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। और यह विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विषुवत रेखा तापमान ज्यादा होगा, लेकिन हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्रमिक रूप से तापमान में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश जो है 0.5 डिग्री से होती है। मतलब जैसे जैसे हम अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो तापमान तेजी से क्या होगा? कम होता जाएगा। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री से और ध्रुव के नजदीक 0 डिग्री से होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। याद रखना,
उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे स्थल ज़्यादा होते हैं, तो महासागर ज़्यादा गर्म रहते हैं क्योंकि वो खुले नहीं होते हैं। तो याद जो ये लाइन लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध जो है कि महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये बंद होते हैं। तो ये बहुत फैक्ट चीज़ें हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे लिख रहा है कि उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि उससे कुछ ऊपर की तरफ दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त पर ज़्यादा तापमान दर्ज नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ठंडी जलधाराएं पहुंच जाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री से लेकर 16 डिग्री के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल के असमान वितरण के कारण होती है। महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक स्वरूप को यहाँ दिखाया गया है, जैसा आगे मैप पे भी बताया जाएगा। आगे लिखा है, यह तथ्य भली भांति जो है जाना जाता है कि महासागरों का उच्चावच तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों का ऊपर होता है क्योंकि वह सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। तो जो महासागर का ऊपर वाला भाग होता है सूर्य ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से जो है परासित होता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान में घटने की यह दर सभी जगह पर समान नहीं होती है। कहीं पे ज़्यादा होती है तो कहीं पे क्या होती है, कम होती है। 200 मीटर की गहराई पर तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है और इसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है, तो फिर आराम से घटने की दर होती है। तो इसी चीज को महासागरीय जो है जल के तापमान को यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं महासागरों के सतह का तापमान, आप देख सकते हैं कि कहीं पर तापमान ज्यादा है तो कहीं पर तापमान कम है। तो आप देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे देखिए तापमान का देखिए कहीं पे 10 डिग्री है तो कहीं 5 है, कहीं पे 0 है। ठीक है, लेकिन आप जो है विषुवत रेखा पे देखेंगे तो सब 25 है, 28 है, इसके आसपास है। फिर आप देखेंगे दक्षिण गोलार्ध में सतह का तापमान यहाँ 5 है तो यहाँ पे 0 डिग्री है। इसी चीज को यहाँ पर ये मैप के माध्यम से बताया गया है। अब आ सकते हैं महासागरीय जल की लवणता। जो महासागर का जल होता है वो खारा होता है, तो याद रखना महासागरीय जल की खारे चीजों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इस मैप पे यहाँ बताया गया, लेकिन इसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका परिकलन 1000 जो परिकलन होता है वो 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर जल में 1 मतलब किलो लीटर ग्राम जल में समुद्री जल में घुले नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब यह है कि अगर 1 लीटर समुद्री जल लिया जाए, उसको गर्म किया जाए तो जो भाप बन के पानी तोड़ जाएगा, जो नमक बचेगा, तो याद रखना वो जितना ग्राम नमक बचेगा वही उसका लवणता होती है। इसे प्रायः 1000 ग्राम या जो है पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण होता है। 24.7 जो है ग्राम जो लवणता होती है, लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा तय किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आगे लिखा है महासागरीय लवणता मतलब खारे जो जल होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। मतलब यह है कि महासागरीय जल लवण कैसे हो जाता है। तो लवण कैसे होता है, तो लिखा है प्रभावित कैसे होता है। तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतया वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। कैसे? मान लिया सागर का तल है, अगर यहाँ पे लवणता ज्यादा है, अगर यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ये जल भाप के रूप में उड़ जाएगा ऊपर की ओर, तो नमक नीचे छूट जाएगा, तो लवणता ज्यादा हो जाएगी। और अगर वर्षा होगी तो लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि वर्षा के रूप में स्वच्छ जल प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन हो गया, तो वाष्पीकरण से लवणता अधिक हो जाएगी और वर्षा से लवणता कम हो जाएगी। तो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। कैसे? ध्यान सुनिए। जैसे मान लिया तट कोई है, तो अगर यहाँ नदी गिर रही है तो नदी का पानी क्या होता है, स्वच्छ होता है, तो यहाँ की लवणता कम कर देगा। अगर यहाँ बर्फ है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ गलेगी तो भी लवणता को कम कर देगी, क्योंकि स्वच्छ पानी मिल रहा है। पवन भी जल को एक स्थान से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित करके लवणता को प्रभावित कर देता है। मान लीजिए तल है, अब यहाँ हवा चलेगी तो हवा जब सागर के तल पे लगेगी तो पानी को ढकेलेगी, तो कहीं पे लवणता ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पे लवणता कम हो जाएगी। महासागरीय धाराएं भी लवणता को में भिन्नता उत्पन्न करके में सहयोग करती हैं। तो जब जलधाराएं चलती हैं तो भी लवणता को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, तो कहीं पे ज्यादा हो जाता है तो कहीं पे कम हो जाता है।
आगे लिखा है जल की लवणता जो है तापमान और किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित कर देता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा जो है उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विश्व में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। पहला कौन सा क्षेत्र है, तो टर्की का वान झील, जहां पे 330 ग्राम लवणता पाई जाती है 1 लीटर जल में। दूसरा है आपका कौन सा, मृत सागर, ये 238 पाया जाएगा। और मृत सागर कहाँ पे है, तो इस आप मैप पे देख सकते हैं। मृत सागर जो है ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, ठीक है। वहाँ पे वेस्ट बैंक है जिसे फिलिस्तीन कहते हैं, तो उस तीनों की सीमा पर है आपका कौन, मृत सागर है। तो यहाँ पे लवणता नंबर 2 पे पाई जाएगी पूरी दुनिया में। और तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, ये अमेरिका में है। आप अमेरिका में इस झील को देख सकते हैं। यहाँ पे 220 ग्राम लवणता पाई जाती है 1 लीटर जल में। तो इसी चीज को बताया गया, यही फैक्ट आपको याद रखना है। आगे लिखा है लवणता का क्षैतिज वितरण। अगर हम बात करें तो क्षैतिज मतलब इस तरह का, क्षैतिज वितरण कैसे होगा, तो लिखा है याद रखना, जहां पे स्वच्छ जल होगा वहां लवणता कम होगी, लेकिन जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां लवणता ज्यादा होगी, और जहां वर्षा होती है वहां लवणता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखा हुआ है सामान्यतः खुले महासागर की लवणता 33 ग्राम से 27 ग्राम प्रतिशत के बीच होती है। चारों तरफ अस्तर से घिरे लाल सागर में यह लवणता 41 तक होती है। तो जो सागर चारों तरफ से घिरे होते हैं वहां लवणता ज्यादा होती है, और जो खुले होते हैं वहां लवणता थोड़ा क्या होती है, कम होती है, खारापन कम होता है। क्यों, क्योंकि पानी का आदान प्रदान होता रहता है। जबकि आर्कटिक और ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 के बीच पाई जाती है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है वहां कभी कभी लवणता जो है 70 से ऊपर ज्यादा पाई जाती है। तो जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां लवणता क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार और बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार से का कारण बनता है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता क्या होती है, तो पश्चिमी भागों में जो है 35 ग्राम से लेकर के से कम होकर के 31 ग्राम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वर्षा होती है। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंच जाता है, वर्षा के साथ साथ पिघला जल भी पहुंच जाता है वहां। इसी प्रकार 15 से 20 दक्षिण के बाद यह लवणता 33 तक पहुंच जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जहां वर्षा ज्यादा होगी, बर्फ का क्षेत्र होगा, वहां लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 है, ठीक है। उच्चतम लवणता 15 से जो है कहां पाई जाती है, 20 अक्षांश के बीच पाई जाती है। याद रखना, सबसे अधिक पृथ्वी लवणता कहां पाई जाती है, 15 से 20 अक्षांशों के बीच पाई जाती है। अधिकतम लवणता 20 जो है 20 नॉर्थ और 30 नॉर्थ और जो है 20 साउथ, ये क्या कहते हैं, 20 पश्चिम से लेकर के 60 पश्चिमी अक्षांशों के बीच ज्यादा पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है, जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे क्या होगा, घटता जाएगा। आगे लिखा है उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम पाई जाती है क्योंकि वहां पर नदियां गिरती हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है, मैंने आपको भी बता दिया। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य सागर में वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो यह लवणता अधिक पाई जाएगी। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए गए ताजे जल के कारण कम हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में नदी गिरेगी वहां लवणता कम पाई जाएगी, और जिन क्षेत्रों में नहीं गिरेगी वहां लवणता अधिक पाई जाएगी। अब आप बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम है, ठीक है। बंगाल खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने के से लवणता क्या हो जाती है, तो यहाँ पर कम पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत अरब सागर में जो है वाष्पीकरण अधिक होता है, नदियां नहीं गिरती हैं तो यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पे कई नदियां गिरती हैं तो यहाँ लवणता कम पाई जाएगी, क्योंकि स्वच्छ जल मिलता रहेगा। यहाँ पे लवणता जो है ज्यादा पाई जाएगी अरब सागर में, क्यों, क्योंकि नदियां कम गिरती हैं और जो है वाष्पीकरण भी अधिक होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं ये आपका लवणता का वितरण यहाँ पे दिखाया गया है। तो जहां पर याद देखिए कहीं पे 35 है, तो कहीं पर 34 है, कहीं पे 37 है, कहीं पे 36 है। तो इसी के आसपास जो है लवणता हर क्षेत्र में पाई जाती है। इसी को जो है यहाँ वितरण को यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। आगे लिखा है लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि लंबाई में ऊंचे से, मतलब जैसे सागर है और ये नीचे तल है तो ऊपर से नीचे की ओर लवणता कैसे होती है ये बता रहा है इसमें। तो लिखा है
गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कैसे? सतह की लवणता जल के बर्फ और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। तो मतलब यह है कि अगर कहीं वाष्पीकरण हो रहा है तो लवणता बढ़ेगी, बर्फ पिघल रही तो लवणता कम हो जाएगी, या ताजे जल के मिलने से घटती है, जैसा कि नदियों द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है। नियत मतलब निश्चित होती है। जब हम गहराई में नीचे की ओर जाएंगे सागर में, तो लवणता में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वहां बिल्कुल नियत होता है। ठीक है, क्योंकि वहां किसी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। तो महासागरों के आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा लवणता नहीं पाई जाती, वहां नियम मतलब फिक्स है, तो क्योंकि वहां पानी का ना तो ह्रास होता, ना ही वहां नमक की वृद्धि होती है। आगे लिखा है, महासागरों के सतही क्षेत्रों और गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र में, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। तो याद रखना, लवणता वाली लाइन को हेलोक्लाइन कहते हैं। ये आपको याद रखना, एक नया चीज आपको मिला। आगे लिखा है, में तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है और महासागरीय जल के अस्थिरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाले समुद्री जल जो है प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाते हैं, इससे लवणता का अस्थिरीकरण हो जाता है। तो ये भी आपको चीज को समझ लेना है। तो इस चैप्टर में जो जो चीज बताया गया मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक दिया है परसेंटेज दिया है कि समुद्र में जो जल होता है, नमक होता है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो क्लोरीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कितना आप देख लीजिएगा, फिर सल्फेट होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर बाइकार्बोनेट होता है, फिर ब्रोमीन होता है, बोरेट होता है और स्ट्रोंटियम होता है। तो ये सब मिल करके ही लवणता को बढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं या पूछे गए हैं। तो लिखा है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं होता है। तो जलीय चक्र का भाग जल संयोजन नहीं होता, बाढ़ नहीं होता है, वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन जल चक्र का हिस्सा होता है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो महासागरीय जो ढाल होती है उसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना, ये आपका 220 से लेकर के 200 मीटर तक। फिर क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है। तो याद रखना उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो ये आपका महासागरीय गंभीर, ये उच्चावच में भू आकृतियों में नहीं पाई जाती है, जबकि तीनों पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, कितना, 1000 ग्राम में। ठीक है, फिर है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे, आप इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।